जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो 2023 में एग्ज़ाम लेने वाली है, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ सवाल को। और आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि हम लोग आज जो देखेंगे वह 100 हिस्ट्री के सवाल हैं। और यकीन मानिए कि अगर इसमें से 62 आपका सही हो जाता है तो आप निश्चित रूप से जो है सो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इसी तरह के मैं स्टैटिक जीके का भी सीरीज़ लेकर के आऊँगा, लेकिन पहले हम हिस्ट्री के सवाल को देख लेते हैं। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि सवाल है, इसमें ऑप्शंस नहीं है, आंसर है। आप अपना कॉपी खोलिए, सवाल मैं बोलूँगा आंसर लिख लीजिएगा, मैं आंसर बोलूँगा चेक कर लीजिएगा। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर होंगे तो वो भी मैं आपको जो है सो यहाँ पर बोलूँगा। तो ध्यान इस बात का रखना है कि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 100 हिस्ट्री के सवाल है, समझिए कि आपको ये तीनों के तीनों हिस्ट्री यानी कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सारे रनिंग जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और आपको यह सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो है सो रिजल्ट इस बार निश्चित रूप से हो और वो सब भी जो है सो सेना बन देश की रक्षा करें। चलिए, थैंक यू। शुरू करते हैं हम लोग जो है सो इस सीरीज़ को। सबसे पहला आपका सवाल है, लोथल किस सभ्यता का बंदरगाह है? लोथल किस सभ्यता का बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सिंधु सभ्यता। लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, जो आपको कहाँ पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। दूसरा सवाल है आपका, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर जो है, इस नगर की खोज किया था दयाराम साहनी ने। और सवाल अगर पूछ दे कि कब किया था, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की थी। और ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा नगर जो था वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और वर्तमान टाइम में यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। हिंदुस्तान में यह हड़प्पा नगर स्थित नहीं है। अगर हम हड़प्पा का दूसरा नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो था, और उसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और वह भी वर्तमान टाइम में कहाँ पर है? तो पाकिस्तानी क्षेत्र में ही स्थित है। तीसरा सवाल है आपका, सिंधु कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसको दो तरह से आप देख सकते हैं। अब ऑप्शन आपका जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप सोचिएगा। लेकिन सिंधु कैसी सभ्यता थी? तो पहला कि यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और दूसरा, यह मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब आपका ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आप मूव कर जाएंगे। नगरीय सभ्यता भी थी सिंधु घाटी सभ्यता, और मातृसत्तात्मक सभ्यता भी थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता का मतलब होता है कि जिसमें बच्चे का जो नामकरण होगा वह माता के वंशावली के आधार पर रहेगा, उसको मातृसत्तात्मक सभ्यता कहते हैं। चौथा सवाल है आपका, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता जो है इसके बारे में देख लीजिए कि यह ग्रामीण सभ्यता थी और पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृ थी, वहीं पे वैदिक सभ्यता जो थी वह पितृसत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सिंधु सभ्यता के अंत का कारण क्या था? तो सिंधु सभ्यता के अंत के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन बाढ़ इसका वास्तविक कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी। और अगर आपसे पूछ दे कि इस बात की पुष्टि किसने किया है कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति बाढ़ के कारण हुई है, तो इसकी पुष्टि किया है मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार सिंधु सभ्यता की समाप्ति बाढ़ के कारण हुई है। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे। बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे। कौन कौन से महाजनपद? तो अंग, वज्जी और मगध। अंग, वज्जी और मगध, ये तीनों महाजनपद जो थे वो आपको बिहार में स्थित है। अगर पूछ दे कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो महाजनपदों की जो कुल संख्या है वह आपको 16 बताई जाती है। अगर सवाल पूछ दे कि इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है कि 16 महाजनपद थे, तो दो जगहों से मिलती है। बौद्धों का एक ग्रंथ है अगुंतर निकाय, और जैनों का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। इस दोनों से हमको पता चलता है कि पूरे भारत वर्ष में, भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 7 नंबर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस नारा को दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नामक नारा जो है दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था।
8 नंबर है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन वंश कहाँ का पूछा जा रहा है, तो मगध का। मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। तो मगध में बहुत सारे वंशों ने शासन सत्ता चलाया था, जिसमें सबसे प्राचीन जो था वह हर्यक वंश था। हर्यक वंश जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई थी। हर्यक वंश सबसे प्राचीन था। उसके बाद दूसरा एक ट्रिक है इसका अगर आपसे पूछ दे कि मगध का के वंशों को क्रम से सजाइए, तो उसका ट्रिक है हसीन मासुका सात। हसीन मासुका सात, सभी अक्षर को आप अलग अलग करेंगे। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, माशुका में माँ से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, का से कण्व वंश और सात से सातवाहन वंश। ये जो है आपके मगध के वंश थे। ठीक है, सबसे प्राचीन आपका हो गया हर्यक वंश। दूसरे नंबर पर आपका कौन आ जाएगा, शिशुनाग वंश। तीसरे नंबर पर नंद वंश और चौथे नंबर पर आएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, महापद्मनंद किस वंश का संस्थापक था। तो महापद्मनंद जो है यह आपका नंद वंश का संस्थापक था। इस बात को ध्यान रखेंगे, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और इसने एकराट की उपाधि ग्रहण की थी। उस समय होता यह था कि कोई भी राजा अगर उसके चारों तरफ के क्षेत्रों में उसका साम्राज्य फैला हुआ हो तो उस समय वह एकराट कहलाता था और महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि ग्रहण की थी। आपका एक सवाल अगर पूछ दिया जाए कि महापद्मनंद जो है कलिंग पर आक्रमण कर वहां से किसकी मूर्ति लाया था, तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म से संबंधित एक महात्मा है जिनका नाम है जिन सेन। उस जिन सेन की मूर्ति को महापद्मनंद जो है वह भारत लेकर के आया था। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, किस शासक को पितृहंता शासक कहा जाता है। तो पितृहंता मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला। तो अजात शत्रु जो है उसको पितृहंता शासक कहा जाता है। अगर आपका यहीं पे पूछ देता शासक के जगह पर वंश अगर रहता कि पितृहंता वंश किसको कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र जो है यह शहर बसाया गया था उदयीन के द्वारा। उदयीन जो है वह हर्यक वंश का तीसरा जनरेशन था, थर्ड पीढ़ी का जो है सो शासक था। यानी कि बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद आपका उदयीन शासक बनता है। और उदयीन ने गंगा तथा सोन नदी के तट पर एक नगर बसाया था जिसको पाटलिपुत्रा के नाम से जाना गया। हालांकि बाद में यही पाटलिपुत्रा जब विस्तार हो गया, इसका ज़्यादा दूर में क्षेत्र में फैल गया, तो पटना नामक नगर जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना कि पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसा था, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह अजात शत्रु के समय में हुई थी। अजात शत्रु के समय में कब कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह या गिरिव्रज, जिसको हम लोग आज के टाइम में राजगीर के नाम से जानते हैं, वहीं पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी, तो 483 बीसी में, यानी कि 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी और 483 में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था। तो सिकंदर के समय जो भारत का शासक था वह धनानंद था। धनानंद नंद वंश का दूसरा और अंतिम शासक रहा है। धनानंद जो महापद्मनंद का पुत्र था। ठीक है, तो सिकंदर के समय भारत पर धनानंद का ही शासन था। 14 नंबर प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसको हाइडेपस का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता और उसी को यूनानी लोग अपनी भाषा में हाइडेपस कहते हैं। इसलिए इस दोनों के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था उसको हम लोग हाइडेपस का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, सिकंदर का थल सेनापति कौन था। थल सेनापति, एक्चुअली सिकंदर जब विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से चला था तो उसने जल सेनापति और थल सेनापति दोनों अलग अलग रख रखे थे। तो उसका जो थल सेनापति था वह सेल्यूकस निकेटर था, जबकि अगर आपसे जल सेनापति के बारे में पूछ दे तो जल सेनापति उसका निर्याकस था। ध्यान रखिएगा, सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर जबकि जल सेनापति निर्याकस रहा है। 16 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत समय में कौन सा धर्म अपना लिया था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं और इन्होंने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। और यही कारण है कि 298 ईस्वी पूर्व में, 298 बीसी में जब इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया तो अपने सत्ता का त्याग कर दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को शासक बनाया, जबकि खुद कर्नाटक चले गए। और कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहीं पर एक पहाड़ी है चंद्रगिरी पहाड़ी, जहां पर इन्होंने सलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। सलेखना विधि का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर अपने प्राणों का त्याग करना, ठीक है। हालांकि उस पहाड़ी का नाम पहले चंद्रगिरी नहीं था, लेकिन जब इन्होंने वहां पे तपस्या किया, सलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया, तो उसके बाद उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी हो गया। ध्यान रखना है कि है कहां पर वह, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, ठीक है। सवाल के अनुसार आंसर हो जाएगा जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बन करके। किसका राजदूत, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका, और उस किताब में उन्होंने पटना को पाली ब्रोथा कहा है। पाली ब्रोथा यानी कि पाली भाषा, पटना को इसने पाली ब्रोथा कहा था, यानी कि पाली भाषा बोलने वाला, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, कहाँ के शासक से बिंदुसार ने सूखा अंजीर, मदिरा, और इसी में एक और पॉइंट है कि एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। तो ये जो मांग किया गया था यह आपको सीरिया के शासक से किया गया था। सीरिया जो वर्तमान टाइम में ISIS का गढ़ है, वहीं के शासक से जो है बिंदुसार ने सूखा अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। और उसने जो है वहाँ के शासक ने सूखा अंजीर और मदिरा भेजा, लेकिन दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा का वो लोग दान नहीं करते हैं, और दार्शनिक का मतलब हुआ एजुकेटेड व्यक्ति, इसलिए उन्होंने जो है सो दार्शनिक को नहीं भेजा था। 19 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला में 2 विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो तक्षशिला जो है यह ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला ही रहा है, और यहाँ पर 2 विद्रोह बिंदुसार के समय में हुआ था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और उसके समय में यहाँ पर विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था, ठीक है। अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। अगला प्रश्न है आपका, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो चाणक्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र नाम का किताब है जिसको चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य इन दोनों नामों से भी जानते हैं। और चाणक्य जो है इन्होंने इस किताब में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दिया है। 21 नंबर प्रश्न है, अशोक शासक बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। तो ध्यान रखिए कि अशोक जो है शासक बना कब था। तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक शासक बना था, और शासक बनने के 8 वर्ष बाद, ठीक है, शासक बनने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, या फिर शासक बनने के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद होगा, ठीक है। अगर पूछता कि कितनेवें वर्ष में, तो 9वें वर्ष में होता, ठीक। कलिंग पर आक्रमण किया था, और कहा जाता है कि इस युद्ध में काफ़ी नरसंहार हो गया। कहा जाता है कि बच्चे और औरतों को छोड़ करके कोई नहीं बचा था पुरुष में। और इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, वहाँ के चीख पुकार को देख करके, रक्त प्रवाह को देख करके इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और इसने जो है धम्म नीति को छोड़ करके, युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति अपनाने का जो है सो घोषणा किया, और अपने भाई निग्रोथ से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाने का ऐलान किया। 22 नंबर प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा जो है वह उपगुप्त द्वारा दिया गया था। उपगुप्त द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। अशोक के अभिलेख किस भाषाओं में लिखे गए हैं। एक्चुअली अशोक जब धम्म नीति को अपना लिया तो उसने नैतिक मूल्यों से संबंधित बातों को लोगों तक प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ अभिलेख लिखवाएं, जिसमें शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लेख, स्तंभ लेख, और आपके गुहा लेख, गुफाओं में लिखे गए लेख, ये सब शामिल हैं। और उसके लिए इसने 4 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया था। भारत में जो भी लेख मिलते हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, जबकि ग्रीक लिपि में भी कुछ लेख यहाँ पे भारत में मिलते हैं, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अरमाइक और खरोष्ठी लिपि में इसके अभिलेख मिलते हैं।
यानी अशोक ने 4 भाषाओं का प्रयोग किया था, अरमाइक, खरोष्ठी, ग्रीक तथा ब्राह्मी। ठीक है। इसके 4 गुहा लेख बराबर की पहाड़ी बोध गया में प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदास और विश्व झोपड़ी। उसमें इसने अच्छी अच्छी बातों को लिखवाया था। इसके अलावा बिहार से इसको खास करके चंपारण से 3 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। एक है लौरिया नंदनगढ़ से, दूसरा आपका जो है अरेराज से है, और तीसरा रामपुरवा से है। ये 3 स्तंभ लेख जो है सो अशोक के चंपारण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। जबकि इनके माता की अगर बात की जाए तो बुद्ध के माँ का नाम था महामाया या माया देवी। इनके जन्म के मात्र 7वें दिन जो है इनके माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी अपनी मौसी यानी कि सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। और सबसे बड़ी बात कि वहीं प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला भी रही हैं। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी यशोधरा से। इनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था राहुल, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया था। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? तो बोध गया में। इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कब दिए थे? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश 528 ईस्वी पूर्व में दिया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 528 ईस्वी पूर्व में। अगला 26 नंबर है, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह पाटलिपुत्रा में हुई थी। किसके समय में? तो अशोक के समय में। यह भी आप ध्यान रखेंगे कि यह बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और इस समय इसके जो अध्यक्ष थे यानी कि इस तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस्म। ठीक है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, इनका संबंध जो है वह काशी राज से है, यानी काशी के राजा के पुत्र थे ये पार्श्वनाथ। और इन्होंने 4 प्रकार की शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी शिक्षा इन्होंने दिया था? तो ध्यान से सुन लीजिए, चारों प्रकार की शिक्षाएं इनकी कौन कौन से? तो वो है आपके अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि धन इकट्ठा न करना, इसके बाद सत्य वचन यानी कि सदा सत्य बोलना, और अहिंसा यानी कि हिंसा न करना। ये 4 प्रकार की शिक्षाएं इन्होंने दिया था। जबकि इसी धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य शब्द जोड़ दिया। यानी कि जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं जिसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था, बाकी 4 पार्श्वनाथ ने दिया था। अगर आपसे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, सर्प उनका प्रतीक चिन्ह है। 28 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कौन सा ज्ञान दिया था? तो महावीर स्वामी ने वहीं अभी पीछे मैंने बताया ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया था। ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी जो है इनकी शादी यशोदा से हुई थी, और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, जबकि इनके दामाद का नाम जमाली या जामिल था। जमाली और जामिल ही है जो इनका प्रथम जैन शिष्य बना था। ठीक है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था इनको ज्ञान की प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन थे? यानी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जिस समय अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे या फिर ज्ञान को प्राप्त किए थे, उस समय जो शासक था वो कौन था? तो ध्यान रखिएगा, उस समय हर्यक वंश के संस्थापक शासक बिंबिसार जो थे वो शासक थे। और बिंबिसार के दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य रहते थे जिनका नाम था जीवक। जीवक जो है जीवक को ही उन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था। 30 नंबर प्रश्न है, अलवार संतों ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो अलवार संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार, वैष्णव धर्म है क्या? तो भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की पूजा जिस धर्म के अंतर्गत की जाती है उसको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है।
ठीक है, इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? अलवारों ने। अगर आपसे पूछ दे शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो नयनारों ने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला है 31 नंबर प्रश्न, वैष्णव संप्रदाय का मूल तत्व क्या है? तो वैष्णव संप्रदाय का मूल तत्व है भक्ति एवं अहिंसा। ठीक है, यानी कि वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग भक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और अहिंसक होते हैं, यानी कि मांस मदिरा वगैरह का सेवन ये नहीं करते हैं। चलिए, अगला है 32 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो ध्यान रखिएगा, इंडो ग्रीक जो थे ये आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। इनके द्वारा भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। यह भी ध्यान रखना है कि पर्दा गिराने और उठाने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत भी इंडो ग्रीक ने ही किया था। नाटक में जो पर्दा गिरता है ना, उठता है, उसकी शुरुआत। इसके अलावा 33 नंबर प्रश्न है, शीशे का सिक्का किस वंश ने चलाया था? तो शीशे का सिक्का जो है यह सातवाहनों द्वारा चलाया गया था। एकमात्र वंश था सातवाहन जिसने शीशे का सिक्का चलाया था। ध्यान रखिएगा, कोई भी रुपया जो होता है ना, पैसा जो होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती, उसके पीछे खड़ा सरकार की वैल्यू होती है। यानी कि सरकार जब तक आपको वो पैसा देने का वचन देता है, आप देखिएगा इंडियन रुपया पे वर्तमान टाइम में लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। तो जब तक सरकार है उसके साथ तब तक वह लीगल है। जैसे ही सरकार अपना हाथ खींची, जैसे आपने देखा था 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी बोले कि 500 रुपये और 1000 रुपये जो है सो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि उस पैसे का कोई मोल वैल्यू नहीं रहा, फ्री में उसको कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। बात समझ में रहे हैं? तो सिक्का किसी भी चीज़ का चलाया जा सकता है, बशर्ते अगर उसको सरकार चलाती है तो वो चलेगी। अगला 34 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सेतु किसे कहा जाता है? तो एक्चुअली सातवाहनों को ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सेतु कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैले हुए थे। इसके नीचे दक्षिण भारत और इसके ऊपर का क्षेत्र उत्तर भारत के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत जो है यह 78 ईस्वी में हुई थी, 78 ईस्वी में। और शुरुआत किसने किया था? तो शक संवत की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 78 ईस्वी पूर्व में। शक संवत जो है वही वर्तमान टाइम में भारत का कैलेंडर है, और शक संवत की शुरुआत जो है वह मार्च में होती है, जबकि इसकी समाप्ति जो है वह मार्च में ही 20-21 मार्च को होती है समाप्ति, और 21-22 मार्च को इसकी शुरुआत होती है। चैत जो है शक संवत का पहला महीना, और फागुन जो है यह शक संवत का अंतिम महीना होता है। ठीक है, अगला है 36 नंबर, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन जो है यह वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक, सबसे प्रतापी शासक था। इसने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ये ध्यान रखेंगे आप। हर्षवर्धन के समय गौड़ का शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समय गौड़ का शासक शशांक था। गौड़ उस समय कहा जाता था पश्चिम बंगाल को, और वहाँ का शासक शशांक था। यही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट करवा दिया था। बोधि वृक्ष पर इसने तेजाब फेंकवा दिया था, जिसके कारण नष्ट हो गया था। और वर्तमान टाइम में जो बोधि वृक्ष है वो 4th जनरेशन का, यानी कि चौथी पीढ़ी का पेड़ है वो। ठीक है, हर्षवर्धन जो है इसी के समय में एक मोरक्को यात्री, सॉरी चीनी यात्री था जिसका नाम था वेन सांग, वह भारत आया था। कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था, और 645 ईस्वी तक रहा था भारत में। उसका उद्देश्य था भारत के कल्चर को जानना तथा बौद्ध धर्म का शिक्षा लेना, जिसके लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था। अगला है 38 नंबर प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी, ध्यान रखिएगा कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था अरबों द्वारा, और पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इनके द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था वह वर्तमान भारत नहीं, बल्कि सिंध का प्रांत जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है वह क्षेत्र था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 39, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला जो व्यक्ति था वह अरब का ही था, और उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो है उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16वें आक्रमण के दौरान उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कब? तो 1025 ईस्वी में। ठीक है,
1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर जाटों के विरुद्ध हुआ था और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। अगला है 40 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन दोनों के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, जबकि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। हालांकि इसके जस्ट अगले साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, यानी कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हुए थे। 41 नंबर है, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है यह दो शासकों के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। इस युद्ध में जयचंद की पराजय हो गई थी। जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का ससुर था, क्योंकि उन्हीं की पुत्री से संघमित्रा नाम था उनका, जिससे शादी किया था पृथ्वीराज चौहान ने। अगला 42 नंबर है, भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत, चूंकि मोहम्मद गोरी जो है जब भारत से वापस गया तो उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और इस सल्तनत का पहला वंश जो था वह गुलाम वंश था। ध्यान रखिएगा, कुल 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंशों ने शासन सत्ता चलाया था, जिसका पहला वंश गुलाम वंश था, और इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 43, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि एक मस्जिद है। हालांकि इसकी स्थापना एक हिंदू शासक द्वारा करवाया गया था, जो संस्कृत विद्यालय था। बाद में जो है सो यह क्या हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद हो गया। है कहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा? तो अजमेर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है घोड़े से गिरकर 1210 में हो गई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था। एक्चुअली चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। अगला 44 नंबर है, इक्ता व्यवस्था का संबंध किस शासक से है? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत जो है वह इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह, और आराम शाह के बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश शासक बना। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, और इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। दूसरा सवाल है तुर्कान चिहलगानी, इसकी शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। एक्चुअली तुर्कान चिहलगानी था क्या? तो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जो राजा के शासन सत्ता को चलाने में मदद करता था, जिसके कारण जिसको तुर्कान चिहलगानी कहा गया है। एक्चुअली इल्तुतमिश जो है इसी ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एकमात्र दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका है? तो रजिया सुल्तान जो है वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका है, और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका जो है यह इल्तुतमिश की पुत्री है, जो 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही हैं। अगला है 47, दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगे। मैं क्रम से बोल रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत पे जो 5 वंशों ने शासन सत्ता चलाया था उनका क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है। अगला 48 नंबर प्रश्न है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसको आप ध्यान रखेंगे। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो था वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था।
खिलजी का कहना था, अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि सत्ता ताकत से ही प्राप्त की जाती है और ताकत से ही चलाई जा सकती है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी, क्योंकि इसको सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना था। लेकिन तभी बीच में इसको पद्मावती दिख जाती है और इसका सारा जो है सो सिकंदरी धरा का धरा रह जाता है। ठीक है। अगला 49 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो एक शासक हैं, शासक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था, किसके द्वारा? निजामुद्दीन औलिया द्वारा, कि दिल्ली अभी दूर है। और हुआ भी ऐसा कि जब गयासुद्दीन तुगलक बिहार से विजय प्राप्त कर दिल्ली लौट रहा था, तो रास्ते में ही उसके पुत्र जौना खां द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था, स्वागत महल था, जिसमें प्रवेश के साथ ही वह महल गिर गया और उसी समय उसी महल में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो था, उसी का पुत्र जौना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और योग्य शासक था। ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा अयोग्यता वाले काम इसी के समय में हुए थे। 51 है, किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? अभी पीछे मैंने बताया किसने ग्रहण किया था, आप कमेंट करके हमको बताइए। पीछे हमने बताया, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद होगा। किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी, कमेंट करके बताइए। 52 है, घोड़ा दागने हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखने, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसके अलावा अस्थाई सेना रखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। जब इसके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली अगर आपसे पूछ दे, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक बलबन था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? सांकेतिक मुद्रा जो है, यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाया गया था। एक्चुअली साम्राज्य में मुद्रा की, धन की कमी हो गई थी, जिसके कारण इसने कांसा का सिक्का चलाया और उसकी वैल्यू जो है वह चांदी के सिक्के के बराबर रखा। लेकिन यह चल नहीं पाया, फ्लॉप हो गया इसका प्रोजेक्ट। जिसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने टकसाल से सिक्के ढाले थे, उन सभी को आदेश दिया कि सारे सिक्के जमा कर दिए जाएं। लेकिन जब जमा किया गया तो जितना इसने ढाला था उसका 13 गुना सिक्का जमा हुआ, यानी कि बहुत सारे नकली सिक्के मार्केट में जो है सो चलने शुरू हो गए थे। अगला है 55 नंबर, किसके लिए कहा गया था राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया? यही मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसके बारे में कहा गया था, जिसकी मृत्यु के बाद कहा गया था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया। 56 है, नौरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? नौरोज जो है यह फारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है, जिसकी शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। 57 नंबर है, सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी किसे कहा जाता है? एक्चुअली सिकंदर लोदी और औरंगजेब जो थे, यह असहिष्णु शासक थे और इन सभी से पहले फिरोज शाह तुगलक जो था वह असहिष्णु शासक था, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। अगला है 58, बहलोल लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी जो है इसकी मृत्यु लू लगने के कारण हो गई थी। ठीक है। बहलोल लोदी जो है, इसी ने लोदी वंश की स्थापना की थी और पहला लोदी वंश पहला वंश था जो अफगानी तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ पर टैक्स किसने घटाया था? तो लोदी वंश का ही दूसरा शासक बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी ने खाद्य पदार्थों पर टैक्स कम कर दिया था, ताकि गरीब लोगों को आसानी से भरपेट भोजन प्राप्त हो सके। 60 नंबर है, बेरोजगारों को पेंशन किसने दिया था? तो बेरोजगारों को पेंशन देने का भी काम सिकंदर लोदी द्वारा ही किया गया था। अभी आप लोगों को महसूस होता होगा कि सरकार काश पेंशन शुरू कर दे, क्योंकि महंगाई बड़ी बढ़ी हुई है। इसीलिए आप लोग मन लगा करके स्टडी कीजिए और जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए, ताकि आपको जो है सो बेरोजगारी भत्ते की ज़रूरत महसूस ना हो। अगला है 61, फाहियान किसके समय में भारत आया था? फाहियान जो है यह एक चीनी यात्री था जो किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और सबसे प्रतापी शासक भी गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिसके समय में फाहियान भारत आया था।
ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी ग्रहण की थी और इसके समय में इसकी दो राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्रा और दूसरा जो था वह उज्जैन था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसको नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास भी एक थे। कालिदास ने कुछ किताबें लिखी हैं जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। ये सारे जो किताब हैं वह कालिदास द्वारा लिखे गए किताब हैं। अगला है 62 नंबर, हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय भी एक व्यक्ति भारत आया था। पीछे मैंने इसका चर्चा किया है, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, आप कमेंट करके बताइए कि हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था। अगला है 63, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था। और अगर आपसे पूछ दे किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। इसकी जो यात्रा वृत्तांत है वह रेहला नाम से प्रकाशित है। रेहला इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और यह मोरक्को का रहने वाला था। 64 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत जो है इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम शासक रहा। और ये अंतिम शासक कैसे हुआ? क्योंकि इसी के समय में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है जो युद्ध करते हुए मारा गया था। इसके अलावा कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर, किस युद्ध में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। 66 है, बाबर कहाँ का निवासी था? ध्यान रखिएगा, बाबर जो है यह फरगना का निवासी था। फरगना का निवासी था बाबर, और इसका जन्म 14 फरवरी 1484 ईस्वी को हुआ था। 67 है, बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो ध्यान रखिएगा कि बाबर को दो जगह दफनाया गया था। सबसे पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसकी जो जीवनी थी बाबरनामा, उसमें इसने जिक्र किया था कि हमें हमारी जन्मभूमि में दफनाया जाए, जिसके बाद इसके लाश को पुनः निकाला गया और फिर से इसको काबुल में दफनाया गया। काबुल आपको जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। 68 है, बाबर का भारत में अंतिम युद्ध था। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन सा? तो सबसे पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। दूसरा लड़ा था इसने खानवा का युद्ध 1527 में। तीसरा लड़ा था इसने चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध था इसका चंदेरी का युद्ध, और चौथा युद्ध था इसका घंघर का युद्ध। ठीक है, यानी कि बाबर का अंतिम युद्ध घंघर का युद्ध था, जिसको इसने कब लड़ा था? तो इसने लड़ा था 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 69 है, किस मुगल शासक ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, 2 मुगल शासक हुए जिन्होंने अपनी जीवनी को खुद लिखा था, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। बाबर द्वारा लिखी गई जीवनी थी बाबरनामा, और जहांगीर द्वारा लिखी गई जीवनी थी तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, जिसको जहांगीर नामा भी हम लोग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा, ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। अगर पूछ दे कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा जो है एक जगह है गंगा नदी के तट पर, बक्सर में पड़ता है। इसी युद्ध में पराजित हुआ। इसके बाद पुनः 1540 में एक और युद्ध हुआ था जिसको कन्नौज का युद्ध कहते हैं, और उस युद्ध में हुमायूं पूर्ण रूप से पराजित हुआ और यहाँ से भाग करके वह सिंध चला गया था। जिसके बाद कुछ समय तक, लगभग 15 वर्षों तक भारत में मुगल शासन सत्ता जो है समाप्त हो गई थी। कब से कब तक? तो 1540 से लेकर के 1555 तक। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में है, ये ध्यान रखेंगे आप। 72 है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो था वह बैरम खां था, जो 1556 से 1560 यानी कि 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा था। 73 है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है अकबर के द्वारा किया गया था। और पूछ दे कब किया गया था? तो 1582 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं
कि अकबर द्वारा यह स्थापित किया गया सबसे बेवकूफ़ियत वाला काम था, क्योंकि इस धर्म को मात्र 18 लोगों ने ही माना था, जिसमें से हिंदू एक था, बीरबल। इसके अलावा किसी हिंदू ने जो है इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। इवन मुसलमानों ने भी इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। 17 मुसलमान वहीं जो इसके अपने लोग होंगे उन्होंने ही स्वीकार किया होगा। 74 नंबर है, आगरे के लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरे का जो लाल किला है वह अकबर द्वारा बनवाया गया था। कभी आप जब जाइएगा आगरा घूमने के लिए तो आगरा फोर्ट एक स्टेशन है, उसके जस्ट पीछे आपको आगरा का लाल किला मिलेगा। अगला प्रश्न है, इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र जो है आप देखते होंगे मुस्लिम लोग जो लगाते हैं, बहुत ही दूर से ही पता चलता है कि चाचा आज नहीं नहाए हुए हैं, तो सॉरी, वही जो है इत्र, उसका आविष्कार असमत बेगम ने किया था। ठीक है, असमत बेगम जो है वह नूर जहां यानी कि जहांगीर की पत्नी की माँ यानी कि जहांगीर की सास थी असमत बेगम, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। अगला है 76, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को ही कहते हैं, क्योंकि इसके समय चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ था। अगर आपसे पूछ दे साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहते हैं, तो साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के समय को। अगर आपसे पूछ दे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय को कहते हैं, तो वह शाहजहां के समय को। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछे कि स्वर्ण युग किसके समय को कहते हैं, तो गुप्त काल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल जो है यह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज बेगम के याद में बनवाया गया था। हालांकि वर्तमान टाइम में ताजमहल जो है यह कब्र है शाहजहां और मुमताज महल दोनों का। अगला है 78, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा जो है यह औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के याद में। और बीबी का मकबरा जो है यह बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है यह, लेकिन यह ताजमहल नहीं है। इसी के कारण इसको जो है सो थोथा ताजमहल या झूठा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण केवल ईंटों से किया गया है, जबकि ताजमहल का निर्माण संगमरमर से किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम बना, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसको आप ध्यान रखेंगे। 80 नंबर है, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख जो है वह जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह। जहांदार शाह कौन था? तो एक्चुअली यह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। ठीक है, 81 नंबर है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह जो है यह रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। 82 नंबर है, अकबर द्वितीय ने किसे राजा की उपाधि प्रदान की थी? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय जो है यह राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। एक्चुअली उनका नाम था मोहन राय, लेकिन इसने जब उन्हें राजा का उपाधि दिया तो उनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय, और अपना राजदूत बना करके ब्रिटेन उनको भेजा था। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस बात के लिए हुए हैं? तो सती प्रथा का विरोध के लिए हुए हैं। ठीक है, सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था, लेकिन उसमें जो योगदान था वह राजा राम मोहन राय का ही था। तो ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है वह उसके लिए जाने जाते हैं। एक और चीज़, अगर आपसे पूछ दे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो भी राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय, या उसी को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो है उसने बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे शेर लिखा था, जो शेर वह जफर के नाम से लिखता था। इसी कारण उसके बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको बहादुर शाह जफर का एक शेर सुनाते हैं। एक्चुअली 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय हडसन दिल्ली का जो है सो कमिश्नर था, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था मुगल शासक के द्वारा और सैनिकों के द्वारा, और मुगल शासक जो थे बहादुर शाह जफर, उनको वहाँ का शासक बना दिया गया था। ठीक है, तो उसी समय मुगल शासक ने एक शेर बोला था, किसको? हडसन को कहा था कि कहा था, जब तलक खुशबू रहेगी गाजियों में ईमान की,
तख्ते लंदन तक चलेगा तेज हिंदुस्तान की। और इसी के जवाब में हडसन ने, जब इस विद्रोह की समाप्ति हुई और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हडसन ने कहा था कि दमे दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ठीक है, चलिए अगला है आपका 84 नंबर, 84। हालांकि यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो जब युद्ध समाप्त हुआ और हारने की स्थिति थी, तो बहादुर शाह जफर जो है हुमायूं के मकबरे में जाके छुप गए थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर 1882 में जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनका मकबरा रंगून में ही है। रंगून म्यांमार की राजधानी थी। अगला है, जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज आया था। जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आए थे। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस और दूसरी बार सर टॉमस रो आए हुए थे। अगला है 85 नंबर, यूरोपियों ने भारत में कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, इनका मकसद था भारत में 3G पॉलिसी चलाना। ठीक है, 3G, 3G का मतलब 3 जी। क्या क्या इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। यानी कि गॉड भगवान, उनके जो है सो ईसा मसीह की यहाँ पे पूजा हो। गोल्ड यानी कि यहाँ के सोना पर उनका अधिकार हो। और ग्लोरी मतलब होता है विकास करना, साम्राज्य बढ़ाना। यानी कि ये तीनों चीज़ों के ऊपर, इन तीनों चीज़ों पर वह अपना फोकस स्थापित करना चाहते थे भारत में। कौन? तो यूरोपीय। अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध जो है, भले ही इसका नाम कर्नाटक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में पूर्ण रूप से अंग्रेज पराजित हुए, जिसके कारण फ्रांसीसी पराजित हुए, जिसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांसीसी भारत में अब केवल व्यापारी के रूप में रह गए, जबकि अंग्रेजों का साम्राज्य जो है सो बढ़ता चला गया। अगला है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली, इन दोनों के साथ अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़ा था, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था, उसमें टीपू सुल्तान के पिता यानी कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। जबकि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद संपूर्ण मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अगला है 88 नंबर, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे। यानी कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, यही कारण है कि 9 जनवरी जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सी पत्रिका चलाई थी, तो द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका उन्होंने चलाया था। दूसरा सवाल कि गांधी जी का अफ्रीका में फर्म का नाम क्या था, तो उनका नाम था फिनिक्स। और तीसरा सवाल कि गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था, तो रंग भेद नीति के खिलाफ जो है सो गांधी जी ने अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है यह 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और 1911 में बंगाल विभाजन जो है यह रद्द भी कर दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और 1911 में ही दिल्ली जो है वह राजधानी हो गई थी, क्योंकि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला है 90 नंबर, होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग आंदोलन चले थे। एक एनी बेसेंट द्वारा जो पुणे में मद्रास में चलाया गया था। दूसरा बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो पुणे में चलाया गया था। ठीक है, हालांकि बाद में ये दोनों आंदोलन समाप्त हो गए, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को किसी कारण से लंदन जाना पड़ा था और एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस में जाकर के मिल गई थी 1916 में। इसी के जस्ट अगले साल 1917 में जो आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट ही रही थी। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगला है 91 नंबर, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज दल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, सवाल है आपका, कब हुआ था स्वराज दल की स्थापना 1923 में। अगर पूछ दे किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे कि स्वराज दल की स्थापना जो है वह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों लोगों के द्वारा किया गया था। अगला है 92, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1945
19 को जालियांवाला बाग जो है यह अमृतसर में एक बाग है जहां पर रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट था जिसको चेम्सफोर्ड ने लागू किया था। रॉलेट एक्ट था क्या? तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर शक होता है कि वह सरकार के खिलाफ कोई गतिविधि चला रहा है तो शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, जिसके विरोध में, जिसके कारण डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इन दोनों आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में शांति वार्ता के लिए जालियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित हुए थे जब जनरल डायर ने उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो हंटर कमेटी बनी थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला है 93 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय, ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, 4-5 सवाल जो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से पूछे जाते हैं उसको आप सुन लीजिए ध्यान से, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखेंगे कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगर आपसे पूछ दे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह आपका कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगर आपसे ये पूछ दे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वह भारत का अंतिम वायसराय था। अगर आपसे यह पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर आपसे यह पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर पूछ दे स्वतंत्र भारत का तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये आपको सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, तो एक अधिवेशन हुआ था 1925 में, कहाँ पर? बेलगाम में। तो उस बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे जो 1925 में हुआ था। और गांधी जी इतने बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी मात्र एक अधिवेशन में ही एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था, वो था आपका बेलगाम का 1925 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? गोलमेज सम्मेलन को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो 1930, 1931 और 1932 में 3 बार हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय व्यक्ति अगर पूछ दे तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और अगर विदेशी पूछ दे तो आपको एनी बेसेंट, ये दोनों लोग जो है आपको तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे। अगर आपसे पूछ दे कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। अगर आपसे पूछ दे प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो गांधी जी ने, यानी कि गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगला है 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी हमने पीछे बताया है, यह भी आप कमेंट करके हमको बताइए। पीछे हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, आप कमेंट करके बतावे हमें। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड, एक्चुअली चौरी चौरा कांड था क्या? तो भारत में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान गोरखपुर के आसपास एक जगह है चौरी चौरा, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को, 11 सिपाही और एक दरोगा को चौरी चौरा जो आंदोलनकारी थे उन्होंने थाने में बंद करके आग लगा दिया था। कब, आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसका कि 5 फरवरी 1922 को यह कांड हुआ था। और इस दिन जो है सो आग लगा दिया गया था जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यानी कि असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। अगला है 98 नंबर, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वह आपको कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की जो है मृत्यु हो गई थी। दुर्भाग्य से गोडसे जो है सो ने गोली मार दिया था उनको, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कब हुआ था? तो गांधी जी का भारत में जो प्रथम आंदोलन हुआ था वह 1917 में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कौन सा आंदोलन था यह, तो चंपारण सत्याग्रह था। किसके विरोध में? तो तीनकठिया कृषि के विरोध में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गांधी जी को चंपारण कौन लेके आए थे, तो चंपारण के ही रहने वाले थे भितिहरवा गांव के राजकुमार शुक्ला। उन्होंने ही गांधी जी को भारत लाया था और गांधी जी ने जो है सो चंपारण सत्याग्रह किया था। अगर आपसे पूछे तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि गेटवे ऑफ चंपारण किसको कहते हैं, तो मुजफ्फरपुर को गेटवे ऑफ चंपारण कहते हैं, ये याद रखेंगे। और सबसे अंतिम सवाल है आपका, देश कब आज़ाद हुआ था? और मुझे लगता है कि आप जिस उम्मीद के साथ देश की सेवा के लिए मेहनत कर कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो है सो हमेशा देश के आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ही काम करेंगे। देश के जवान होंगे आप। और आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। यह केवल हिस्ट्री से रिलेटेड था। फिर एक और वीडियो के साथ हम आएंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और आपके स्टैटिक जी के सभी इंक्लूड होंगे। लगभग 210 सवाल होंगे वो। उसको भी अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट जो है सो कोई नहीं रोकेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।